हमले बोले। पश्चिम बंगाल की रहने वाली एवं पेशे से कपड़ों पर पेंटिंग बनाने वाली 34 वर्षीय अविवाहित महिला रंजिता 2020 में अराजक तत्वों द्वारा एसिड अटैक की शिकार हो चुकी हैं। घटना के बाद से वो अपने सामने घाट लंका पर किराए के घर में रहने को मजबूर हैं। एसिड अटैक और शारीरिक क्षति से रंजिता की मानसिक स्थिति विषित हो चुकी है और दोनों पैर चलने लायक नहीं रह गए। इस असहाय महिला से मिलने पहुंचे मानव सेवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय राजहंस ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एवं उनकी पार्टी टीएमसी पर जमकर हमले बोले। इस दौरान उन्होंने एसिड अटैक पीड़ित महिला रंजिता पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल कश्मीर बनने की राह पर है। सेकुलर नहीं है जो टीएमसी के विरुद्ध जो जा करेगा न्याय की बात, जो हैशटैग सेकुलर नहीं है उसके साथ में जेनोसाइड की सिचुएशन बन उधर बहुत सारा हिंदू भी गोमांस खाता है और उधर सब एक मिला जुला है, सब टीएमसी कार्य करता है। मुझे पता नहीं मुझे मार दिया जाएगा या कुछ नहीं। देखिए अच्छा, ये रंजीता पीड़ित थी, 3 महीने से बंगाल से पलायन करके आई थी और इनका हमने पहले भी भेजा था और एक स्वामी जी हैं वहाँ से भी, दिल्ली से भी इनकी मदद आई और हम लोग 1 हफ्ते से इनका, जब हमने स्थिति जानी तो हम इनका मदद के लिए लगातार आ रहे हैं। तो अभी आप लोग कहाँ हैं, क्या समस्या थी? ये मतलब इनका एसिड अटैक हुआ था इनके पे और मतलब बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति है, अपने चल फिर भी नहीं सकती हैं। डॉक्टर से हम लोग लगातार कंसल्ट किए थे और ये पहले श्री राम मिशन में थी जब हमें पता चला, फिर उसके जिस दिन हमें पता चला उसके 1 दिन बाद ये बीएचयू में चली गई। बीएचयू में इन्होंने इलाज कराने से मना कर दिया क्योंकि बहुत उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा था। तो फिर हम लोग इनके साथ 1 हफ्ते से लगे हुए हैं। दिल्ली से भी आई थी स्वामी जी की संस्था, उन्होंने भी मदद की है और पैसे से लत्ते से हम लोग मदद करें, जहाँ तक हो सका है कर रहे हैं हम लोग मदद। आज हम लोग पीएमओ के ऑफिस आए तो वकील लोग जो थे उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि इसको मुद्दा को पूरा राष्ट्रीय स्तर पे उठाना है और पीड़ित का मदद करना है। यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग पत्रक दिए, उस पर विधायक जी ने अपने हिसाब से जो समझ में उनको आया तत्काल रूप से अपना कार्य किया, जिससे हम संतुष्ट नहीं। मामला किस मामले को लेकर आया? पश्चिम बंगाल से एक लड़की है जो जिसके ऊपर एसिड फेंक दिया गया, पूरा नीचे से कमर के नीचे पूरा पैरालाइज है, पिछले 3 महीने से बनारस में, लेकिन उस पर कोई किसी का नज़र नहीं। जब उससे लोगों से मिलने की बात हुई तो जो अपने स्तर से आर्थिक मदद होता है 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000 दे करके अपना काम फिर छुड़ा लेते हैं और उस पर व्यक्तिगत रूप से या अपने फंड द्वारा या किसी भी पीएमओ कार्यालय आने का उद्देश्य क्या है? हम तो 5,000 रुपये लेने तो आए नहीं यहाँ पे हम व्यक्तिगत मदद चाहते हैं। जो भी उनके पास फंड अगर उनको कर सकते हैं तो करें। नहीं, जैसे विधायक जी ने भी कहा कि हम ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर को फोन किया है, विधायक जी द्वारा फोन किया गया डॉक्टर अविनाश चंद्र जी को, जो न्यूरो के अच्छे डॉक्टर हैं, बस वहीं ट्रीटमेंट के लिए कहा गया और उसमें कहीं विशेष कोई कार्रवाई और कोई मदद। जो ये आरोप लगा रही है कि टीएमसी कार्यकर्ता द्वारा आरोप क्या वो सत्य है कि आरोप नहीं है, वो प्रमाणित है, उससे रिलेटेड एविडेंस पड़े हुए हैं। काशी की गंगा में इस वर्ष अस्वाभाविक रूप से रेत उभरी दिख रही है। इस बार सामने घाट से रविदास घाट की ओर मध्य गंगा में रेत के छोटे छोटे उभरे दिख रहे हैं। आमतौर पर अप्रैल के दूसरे सप्ताह में रामनगर किले के सामने पश्चिमी छोर पर रेत उभरती है। इस वर्ष चौंकाने वाले 2 नए बदलाव दिखे हैं। पहला, मार्च के तीसरे सप्ताह में ही रेत उभर गई, दूसरा, जल जमाव की जगह बदल गई। काशी में बहने वाली उत्तरवाहिनी गंगा में दिख रहे इस अप्रत्याशित बदलाव के संदर्भ में हमने गंगा नदी विकास एवं जल संसाधन प्रबंधन मालवीय शोध केंद्र के चेयरमैन एवं प्रोफेसर बीडी त्रिपाठी से इसका कारण जानने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि गंगा में पानी का प्रवाह लगातार कम होता चला जा रहा है। गंगा जमुना खंड से निकलती है तो वहां पर हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए बांध बनाए गए हैं। उन बांधों के बनने से कम पानी छोड़ा जाता है। बचे हुए पानी का हम डायवर्जन दूसरे प्रदेशों को कर रहे हैं, जिससे ये चीजें देखने को मिल रही हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा प्रोफेसर बीडी त्रिपाठी ने। सर, जो वर्तमान में जो गंगा की स्थिति अभी है, अभी मार्च का महीना चल रहा है और रेत के टीले निकल रहा है, तो क्या लगता है क्या वजह है सकती इसके पीछे? देखिए, अभी से जो गंगा में रेत दिख रहे हैं तो रेत दिखने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि गंगा में पानी का प्रवाह लगातार कम होता चला जा रहा है। तो गंगा का प्रवाह जब कम हो रहा है तो वो ऐसा हो क्यों रहा है? तो पहली बात ये है कि आपने देखा होगा कि गंगा जब उत्तराखंड से निकलती है तो वहाँ पर हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए बांध बनाए गए हैं और बांधों के बनाने से आपने देखा होगा पानी को रोका जाता है और रोकने के बाद उतना ही पानी छोड़ा जाता है जो टरबाइन चलाने के लिए सफिशिएंट होता है।
तो पहला कारण ये है कि गंगा में पानी की मात्रा कम हो रही है बांधों की वजह से। दूसरा कारण ये है कि जब नीचे आते हैं हरिद्वार में तो भीमगौड़ा कैनाल के माध्यम से हम पानी का डाइवर्सन दूसरे प्रदेशों को कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम का पानी निकाल रहे हैं। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो पूरे गंगा बेसिन में गंगा के लेफ्ट और राइट दोनों बैंक पर लिफ्ट कैनाल्स बना रखे हैं सरकार ने, और लिफ्ट कैनाल से गंगा का पानी खींच करके हम लोग उसकी सप्लाई करते हैं इरिगेशन के लिए। और चौथा कारण है कि आपने देखा कि पूरे गंगा बेसिन में कोई हमारी वाटर पॉलिसी नहीं है कि हम कितना पानी नीचे ग्राउंड वाटर निकालेंगे। तो ग्राउंड वाटर का ह्यूज एक्सट्रैक्शन, जिसको कि हम अति दोहन कहते हैं, तो ग्राउंड वाटर के अति दोहन से पूरा का पूरा ग्राउंड टेबल लगातार नीचे जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट्स ग्राउंड वाटर मिनिस्ट्री जो है हमेशा आपको कर रही है। तो ये 4 कारण हैं जिसकी वजह से गंगा में पानी का प्रवाह कम हो रहा है। तो जब पानी का प्रवाह कम होता है तो इसके कुछ दुष्परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। पहला है कि सिल्टेशन रेट बढ़ जाता है। सिल्टेशन रेट बढ़ने का ही दुष्परिणाम है कि आपको जो मई और जून के महीने में रेत के टीले दिखते थे वो मार्च के लास्ट तक दिख रहे हैं। तो दिस इज़ एन इंडिकेशन, ये खाली ये बताता है कि गंगा में पानी का प्रवाह या गंगा में पानी की मात्रा कम हो रही है लगातार। अब इसका नुकसान क्या होगा? तो इसका पहला नुकसान है कि गंगा के पानी की पाचन क्षमता, जिसको हम साइंस में कहते हैं कि डाइजेशन कैपेसिटी, तो डाइजेस्टिव कैपेसिटी जब कम हो जाएगी तो प्रदूषकों को पचाने की क्षमता गंगा की कम हो जाएगी, डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा इसमें घटेगी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा बढ़ जाएगी, और इतना ही नहीं, बहुत सी जगहों पर गंगा में पॉकेट्स बन जाएंगे जहां पर कि पानी का प्रवाह ही नहीं होगा। तो जब प्रवाह नहीं होगा तो एल्गल ग्रोथ होने लगेगा, फिर आप लोग देखेंगे कि पानी का रंग हरा हो गया। तो इस तरह के दुष्परिणाम देखेंगे, और फिर इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? एक्वेटिक एनिमल्स के ऊपर पड़ेगा। जलीय जीव जो हैं, हम आपको बता रहे हैं कि जब हम नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी में थे उस समय गंगा डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया गया था, जिसको जिंदा रहने के लिए 12 से 18 फीट डेप्थ का पानी चाहिए होता है। और पता लगा कि यदि वह पानी नहीं है तो जिंदा नहीं रह सकती है। तो ये दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे यदि इसी तरह से लगातार पानी कम होता गया। अब आप जानते हैं कि मैं साइंटिस्ट होने के नाते सिर्फ ये बात नहीं बताता हूँ कि समस्या हो रही है, हमें समाधान भी देखना पड़ेगा कि इसके समाधान हम कैसे करेंगे। तो इसके समाधान के लिए हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग और जो स्टोर्ड वाटर है बरसात के दिनों का, उसका मल्टीपल यूज़ कैसे होगा, इसमें हमें आम लोगों को, जो 45 करोड़ लोग गंगा बेसिन में रहते हैं, हमें जनमानस को जागृत करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा, इसके दुष्परिणामों को बताना पड़ेगा। तो पहला काम तो जब हम ये करेंगे तो ग्राउंड में जो नीचे जा रहा है पानी वो रुकेगा गंगा का। इसके बाद 80% से ज़्यादा पानी गंगा का एक्सट्रैक्शन जो होता है वो इरिगेशन के लिए होता है। हमारे यहाँ इरिगेशन फ्लड इरिगेशन है। फ्लड इरिगेशन का मतलब ये होता है कि खेत में चाहे पेड़ हो और चाहे न हो, हम खेतों को नहर खोलकर पानी भर देते हैं। इसमें साइंटिफिकली देखा गया है कि 85% पानी बर्बाद हो जाता है और सिर्फ 15% पानी का यूज होता है। इसे यदि हम माइक्रो इरिगेशन टेक्निक में कन्वर्ट कर दें तो हमारा जस्ट उल्टा हो जाएगा। 85% पानी का उपयोग होगा और सिर्फ 15% लॉस होगा। तो हमें अपनी इरिगेशन की टेक्नोलॉजी को बदलनी पड़ेगी। तो इस तरह से कुछ काम है, जब तक हम उसको नहीं करेंगे। और एक अंत में ये भी मैं कहना चाह रहा था कि प्रदूषण की समस्या तो गंगा की थी ही, जिसे करीब करीब हम लोग सॉल्व करने लगे थे। अब सेफ गंगा की बात हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि यदि गंगा में पानी नहीं रहा
तो वो फिर हमारे लिए सबसे भयावह स्थिति होगी। इसलिए हमारा ये कहना है कि गंगा में पानी के प्रवाह को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर मंथन होना चाहिए और हमें अब एक्शन ओरिएंटेड कार्यों को करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 12वीं कक्षा के अंग्रेजी के पेपर लीक हो गए हैं। इसके चलते प्रदेश के 24 जिलों की परीक्षाएं कैंसिल करा दी गई हैं। वाराणसी में पेपर लीक होने का कारण पूछने पर प्रशासन द्वारा छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार का मामला भी सामने आया है। यूपी बोर्ड परीक्षा का पेपर देने आए छात्रों का कहना है कि जेपी मेहता इंटर कॉलेज पे तैनात कचहरी चौकी इंचार्ज विनोद मिश्रा ने छात्रों के साथ बदसलूकी की। छात्र बताते हैं कि पेपर लीक होने का कारण पूछने पर उन्होंने अभद्रता पूर्वक भगाने का प्रयास करते हुए मारने की धमकी दी है। और हम लोग यहाँ सुबह से पेपर हम लोग आए थे जब पेपर देने के लिए, तो वहाँ पे आप लोग हम बोल रहे हैं कि पेपर कैंसिल हो गया, लीक हो गया पेपर। ये नहीं बता रहे कि पेपर क्यों लीक हो गया है और इसमें किसका हाथ है ये नहीं बता रहे हैं। और यहाँ पे आने के बाद प्रशासन पुलिस बोल रहे हैं कि तुमको भगा देंगे, गाली दे रहे हैं, अपन अभद्र बात का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, बच्चों को गाली दे रहे हैं, कर रहे हैं। और यहाँ पे सभी हमारे भाई लोग खड़े हुए हैं, इसलिए सभी लोगों अपने रात भर मेहनत पढ़ाई करके यहाँ पे आते हैं, तब पेपर देने के लिए आते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे आए करीब 1:30 बजे आए, तो हम लोगों को पता चला कि हम लोग आए तो बोल रहे हैं कि पेपर लीक हो गया। हम लोग पूछे क्यों है, तो ये बोल रहे हैं कि पेपर अब 11 तारीख के बाद होगा। हम लोग ये नहीं बता रहे कि पेपर क्यों लीक हुआ है। अगर गाली की बात कर रहे हैं, अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, तो यहाँ प्रशासन में पुलिसकर्मी विनोद मिश्रा इंस्पेक्टर थे, विनोद मिश्रा ने गाली का अभद्र व्यवहार किया और बोल रहे हैं कि क्यों नहीं सबको मारेंगे। वाराणसी समेत पूर्वांचल के जिलों में मार्च का अंतिम सप्ताह तेज गर्मी के लिए याद रखा जाएगा। तेज धूप से पूरे दिन लोगों के माथे से पसीने छूट रहे हैं। अब आलम यह है कि सुबह की धूप भी आंच की तरह लग रही है। पिछले कई सालों की तुलना करें तो मार्च का महीना इतना गर्म कभी नहीं रहा। वाराणसी में गर्मी की वजह से हमेशा गुलजार रहने वाले गंगा घाट पर भी सन्नाटा पसरा रहा। आइए देखते हैं डैन काशी की एक खास रिपोर्ट। वाराणसी का 80 घाट जो सैलानियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और दिन भर यहाँ देश विदेश के सैलानी मौज मस्ती में डूबे रहते हैं, लेकिन इन दिनों इन घाटों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। दरअसल वाराणसी में पड़ रहे भीषण गर्मी की वजह से सैलानी यहाँ आने से कतरा रहे हैं और जो सैलानी आ भी रहे हैं वो इस चिलचिलाती धूप और गर्मी को देखकर मां गंगा के तट पर घूमने से बच रहे हैं। इन दिनों वाराणसी में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर ही रहा है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग की माने तो पूरा पूर्वांचल भीषण लू की चपेट में रहेगा और तापमान 7 से 8 डिग्री और बढ़ने की संभावनाएं हैं। समय से पहले लू के थपेड़े शुरू होने के कारण संभावना जताई जा रही है कि इसके बाद अप्रैल और मई में गर्मी अपना प्रचंड स्वरूप दिखाएगी। प्रोफेसर बीडी त्रिपाठी बताते हैं कि प्रदूषण के बढ़ने से इस बार अधिक गर्मी पड़ेगी क्योंकि हम कंक्रीट के जंगल के बीच में रह रहे हैं और वातावरण के टेम्परेचर को पौधे ही कम कर सकते हैं। वृक्षारोपण कम हो रहे हैं जिसके कारण भी गर्मी अधिक पड़ रही है। सर, जिस तरीके से मार्च के महीने में गर्मी पड़ रही है, हाँ, क्या लगता है आने वाले समय में क्या गर्मी और बढ़ेगी और वजह क्या है? देखिए, लगता है कि गर्मी इस बार अधिक पड़ेगी। जाड़ा भी कम पड़ा है, आपने देखा है। और इसको हमारा माने तो जो पर्यावरण में हमारे अवांछनीय परिवर्तन हो रहे हैं लगातार, इन अवांछनीय परिवर्तनों की वजह से हमारे क्लाइमेट में चेंजेज आ रहे हैं और इन क्लाइमेट चेंज की वजह से ही आप देख रहे हैं कि जब कभी गर्मी पड़ती थी तो ठंडा पड़ने लगा, जब कभी ठंडा होता था तो गर्मी पड़ने लगा और इसमें परिवर्तन होता जा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि प्रदूषण भी बढ़ रहा है लगातार और प्रदूषण के बढ़ने से जब भी होगा तब प्रदूषण के बढ़ने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा अवशोषित हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब अवशोषित होगी तो वातावरण गर्म होगा। तो और प्रदूषक भी जब आते हैं उनकी वजह से भी ऐसा देखा गया है। तो लगता है कि इस साल गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। सर, पूरा जो गांव थे हमारे वो धीरे धीरे वो भी कंक्रीट के शहर के। देखिए, ऐसा है ना कि आप जान रहे हैं कि ये पूरे शहर जो है, या ऐसे कहिए कि हम जंगलों के बीच में रहते थे, अब हम कंक्रीट के जंगलों के बीच में रहने लगे हैं।
और वातावरण के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का दुनिया की कोई ऐसी मशीनरी नहीं है जो कि वातावरण के टेम्परेचर को कंट्रोल करे एक्सेप्ट प्लांट। तो पौधे ही एकमात्र साधन है जो वातावरण के गर्मी को या टेम्परेचर को मिनिमाइज करते रहते हैं और जाड़े में उसको अब रखते हैं ताकि जो है उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन न हो। नहीं तो आपने देखा होगा तो जहाँ जहाँ प्लांट कटते चले जा रहे हैं और वृक्षारोपण की हम बात तो करते हैं, लेकिन सघन या चौड़ी पत्ते वाले वृक्षों का वृक्षारोपण भी तो हम नहीं कर रहे हैं। तो जब तक हम प्रॉपर वृक्षारोपण नहीं करेंगे और वन का क्षेत्र लगातार कम होता चला जा रहा है, तो वन के क्षेत्र के लगातार कमी से आपने देखा होगा कि आप आज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, यहाँ का टेम्परेचर मेजर कर लीजिए और जैसे ही बाउंड्री के बाहर आप जाएंगे तो 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर का अंतर मिलेगा। यहाँ आपको कम मिलेगा, इसलिए कम मिलेगा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर प्लांटेशन काफ़ी अच्छे ढंग से किया हुआ है। इसकी वजह से गर्मी का प्रभाव बहुत यहाँ पर नहीं हो रहा है। इसलिए हमें आप सभी लोगों को पौधों को लगाना चाहिए और लगाना ही नहीं, उसे बचाना होगा। जब तक हम बचाएंगे नहीं तब तक जो है वातावरण के प्रबंधन में उसका कोई रोल नहीं होगा। जनपद वाराणसी के आर्य महिला पीजी कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना की 5 इकाइयों द्वारा आयोजित 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन 17 बुधवार को संपन्न हुआ। 24 मार्च से शुरू होकर 30 मार्च तक चलने वाले इस विशेष शिविर में पिछले 7 दिनों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में आयोजित इस विशेष शिविर के अंतिम दिन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वय एवं बीएचओ के प्रोफेसर डॉक्टर बाला लाखेंद्र ने अपने उद्बोधन में कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना हमें अनुशासन सिखाता है एवं समाज के किए अपने कर्तव्य का निर्वहन करने की प्रेरणा देता है। इसका उद्देश्य है कि हमारी युवा पीढ़ी में समुदाय सेवा की भावना जागृत हो। वहीं प्राचार्य प्रोफेसर रचना दुबे ने अतिथियों का स्वागत कर स्वयं सेविकाओं को उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दिया। कर लीजिए, मैं आपको एक सजेस्टिव जो कहा जाता है दादी माँ के नुस्खे, एक किताबें भी मिलती है खादी ग्रामोद्योग में और जगह मिल जाती है, आप उसमें ढूंढ सकते हैं। अभी सहजन का सीजन है ना, जिसको हम ड्रम स्टिक कहते हैं। सहजन पर्याप्त मात्रा में मिलता है। सहजन यद्यपि खाने में अच्छा नहीं लगता है और मालूम है कि आप जो बेटियाँ हैं आपको पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं, फिर भी आप अगर 10 दिन ये जो सीजन है इस पीरियड में आप उस ड्रम स्टिक को लेके उसका सूप अगर सुबह में उबाल के एक गिलास 1 सप्ताह से 15 दिन पीजिए, आप यकीन मानिए आपका हीमोग्लोबिन लेवल आज अगर 7 है तो वो 10 हो जाएगा, अगर 10 है तो वो 12 जरूर हो जाएगा। इसलिए आप समझ मेरा रिक्वेस्ट है, यही कुछ बातों के लिए मैं आपके बीच आया था। और आप देख रहे हैं डैनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। डैनकाशी न्यूज के प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस।